everyone, welcome to my channel Lawyers Hub. Now I am starting my first video related to family law. फैमिली लॉ में फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदू कौन होते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हु इज़ हिंदू। हिंदू कौन होते हैं? हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय रिलीजन और अदर पर्सन इज नॉट हिंदू। ठीक है, हिंदू बाय बर्थ कौन होता है? बोथ पेरेंट्स जब हिंदू होते हैं, ठीक है, जब हिंदू दोनों पेरेंट्स हिंदू होते हैं उसका चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड भी हिंदू ही होगा। जब दोनों पेरेंट्स हिंदू हो तो चाइल्ड भी हिंदू हुआ। अगर वन पेरेंट हिंदू हुआ फिर क्या उसका चाइल्ड हिंदू होगा? अगर वो चाइल्ड ब्राउच अप, मतलब कि अगर वो चाइल्ड वन जो हिंदू है वो चाइल्ड अगर ब्राउच अप हिंदू, अगर वो है ना पला बड़ा है हिंदू के रिलीजम्स और कस्टम फॉलो करके, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, तो फिर वो हिंदू बाय बर्थ ही माना जाएगा। मतलब कि फिर वो हिंदू रिलीजन का ही माना जाएगा। अब हिंदू बाय रिलीजन क्या होते हैं? जो ओरिजिनली हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख जो हिंदू के रिलीजन्स माने जाते हैं वो हिंदू माने जाते हैं, मतलब कि माने जाते हैं वो कौन से होते हैं? जैन, बुद्धिस्ट और सिख। इनको हम हिंदू रिलीजन्स मानते हैं। जो इन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं वो हिंदू बाय रिलीजन माने जाते हैं। अब कन्वर्जन कैसे होता है? जैसे कि एक मुस्लिम में और उसने हिंदू रिलीजन फॉलो कर लिया है तो हिंदू बाय कन्वर्जन माना जाएगा। रिकन्वर्जन कैसे होगा? जैसे कि पहले मुस्लिम में था, फिर हिंदू फॉलो किया, फिर मुस्लिम में हो गया, फिर हिंदू में हो गया, तो इसको कहते हैं रिकन्वर्जन। अब हिंदू इन एनी ऑफ इट्स फॉलोवर बाय आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, मतलब कि है ना, अगर हिंदू है मतलब कि हिंदू अगर कोई पर्सन है जो है ना, अगर कोई फॉलो कर लेता है हिंदू के आर्य समाज या फिर कोई फॉलोवर को, तो फिर उसे हिंदू माना जाता है। अदर पर्सन हु इज़ नॉट हिंदू, अदर पर्सन जो हिंदू नहीं है, मुस्लिम, जू, क्रिश्चियन, इनको हम हिंदू में नहीं मानते। मुस्लिम, जू और क्रिश्चियन ये हिंदू नहीं होते। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं कुछ। कस्टम एंड यूसेज मीन्स, कस्टम कौन से होते हैं और यूसेज कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं यूसेज को हम सिंपली समझें कि है ना, कोई ट्रेडिशन, कोई एक्टिविटी या फिर कोई प्रैक्टिस, मतलब कि है ना कई सालों से पर्सन है जो फॉलो करते आ रहे हैं उसे हम यूसेज कहते हैं। अगर उसी यूसेज को अगर कोई लॉफुल फोर्स मिल जाए तो उसे हम कस्टम कहते हैं। पढ़ते हैं जरा। कस्टम एंड यूसेज means all the tradition and traditional activities and practice which the people are following for a very long time and over a time receive the force and rule। जो मैंने बताया था कि है ना जो प्रैक्टिस जो पर्सन फॉलो करते आ रहे हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम से और फिर उसे कोई लीगल फोर्स मिल जाए तो हमें उसे कहते हैं कस्टम। अ कस्टम इज़ अ कॉमन वे ऑफ डूइंग। It is a something that many people do and have done for a long time. Usually the people, they do not know when the custom start. जब कोई पर्सन है वो उसको फॉलो करता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, सारे फॉलो करते हैं, तो उसे कस्टम कहते हैं। क्यों? और उसे ये नहीं पता होता वो कस्टम कब स्टार्ट हुई है, तो हम उसे कस्टम ही कहेंगे कि बहुत लॉन्ग पीरियड से पीपल फॉलो करते आ रहे हैं और उसे एक लीगल फोर्स मिल जाए तो वो कस्टम कहलाता। कस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में बहुत सारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है जो पीपल है जो फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुल ब्लड रिलेशनशिप। फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है कि जब है ना पेरेंट्स सेम होते हैं और फिर जो बच्चे हैं उनमें क्या होगा? फुल ब्लड रिलेशन होगा। जैसे कि द टू पर्सन आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स बाय द सेम वाइफ। फादर एंड मदर आर द सेम, दिस नॉन एज फुल ब्लड रिलेशनशिप। जब फादर ए और बी है, ए हस्बैंड है, ए बी वाइफ है और दोनों और उसके बच्चे हैं सी और डी, अब उनके बीच में क्या है? फुल ब्लड रिलेशनशिप है। फुल ब्लड रिलेशनशिप उसे हम फुल ब्लड रिलेशनशिप कहेंगे। हाफ ब्लड रिलेशनशिप कब होता है? हाफ ब्लड रिलेशनशिप नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है।
Under section of blood relationship, half blood, under section 3 clause 1 e clause 1, in half blood relation two persons are related to each other when they have same father and different mother. हाफ ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि जब फादर सेम होता है मदर अलग होती है. अब कैसे, जैसे कि ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है, बी की डेथ हो जाती है तो उनके चिल्ड्रन कौन है, सी और डी. सी और डी ए और बी के चिल्ड्रन है. अगर अब ए क्या करता है, ए री मैरिज कर लेता है ई के साथ और इसके जो चिल्ड्रन थे ए के वो थे सी और डी. तो ए और ई के हुआ तो जी हुई, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, हाफ ब्लड रिलेशनशिप. ठीक है, हाफ ब्लड रिलेशनशिप. हमारा यूट्राइन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूट्राइन ब्लड रिलेशन. ये अंडर सेक्शन 3 क्लोज 1 क्लोज ई क्लोज 2, the two persons are related to each other when the mother of two person are same but father is different. फादर जब डिफरेंट होगा, मतलब कि मदर सेम होगी फादर अलग होगा. जैसे कि ए है और बी है, ये वाइफ है ये हस्बैंड है. जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इसके जो है सी और डी, वही सेम ऑप्शन है ले रही हूँ मैं. सी और डी इनके चिल्ड्रन थे ए और बी के. तो ए ने बी ने क्या किया, ए की तो होगी डेथ, तो बी ने क्या किया, री मैरिज कर ली. किसके साथ, एफ के साथ. एफ के साथ हुई तो इनका जो चिल्ड्रन हुआ वो होगी आर. आर हुआ. सी और डी इनके बीच में क्या होगा, सी और डी और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा हमारा, यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप कहेंगे हम. सी और सी डी और आर के बीच में, क्योंकि मदर सेम है फादर अलग है, क्योंकि मदर सेम है और फादर अलग है इसलिए हम यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप कहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है स्पिंडा रिलेशनशिप. स्पिंडा रिलेशनशिप पढ़ते हैं. द पार्टीज आर स्पिंडा to each other. The term spinda relationship means the person relating to the same blood. In other words, one cannot marry to the same family according to the Hindu family. मतलब कि एक पर्सन कोई सेम फैमिली में मैरिज नहीं कर सकता स्पिंडा रिलेशनशिप में कहा. जैसे कि फादर है, फादर की ही मतलब कि सेम फैमिली है और उसके बच्चे हैं डी और ई. ठीक है, ये है ना फादर की फैमिली में मैरिज नहीं कर सकते और ना ही मदर की फैमिली में, इन दोनों की फैमिली में नहीं मैरिज कर सकते. ये होते हैं स्पिंडा रिलेशनशिप, क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप ये ब्लड रिलेशनशिप हुआ तो हम सेम ब्लड रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट. दिस एक्ट द लॉ says as following that one cannot marry to a person of a 5 generation from the parents side. 5 जनरेशन फादर की साइड में कोई मैरिज नहीं कर सकता. 3 जनरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड मतलब मदर की साइड 3 जनरेशन, फादर की साइड 5 जनरेशन. प्रोहिबिटेड डिग्री सिंपल समझ लो कि है ना कजन्स जो होते हैं या फिर सिस्टर ब्रदर, ये आपस में मैरिज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इन दिस केसेस अ पर्सन कैन नॉट मैरी विद हिज ब्रदर्स वाइफ. हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ द डिवोर्स एंड द विडो वुमन. मतलब क्या ना कोई भाई अपनी जैसे कि 2 भाई हैं, एक की मैरिज हो रखी है सी के साथ और ये भाई है ना उसके भाई अपनी भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकता. एक उसने कर सकता है, एक प्रोविज़न है. अगर वो भाई चाहे जिंदा ना हो, अगर वो जिंदा नहीं है मर गया है तो मैरिज कर सकता है. अगर उसकी मतलब कि भाई जिंदा है पर डिवोर्स हो रखा है फिर कर सकता है. ये 2 प्रोविज़न है कि डिवोर्स होगा तो कर सकता है या फिर विडो होगी वो वुमन फिर कर सकता है. A person cannot marry his brother's wife, वही brother's wife. However, this provision shall not apply in the case of divorce and the widow woman. जो मैंने बताया था, widow woman होगी तो कर लेगा, अगर उसने डिवोर्स दे रखा है तो कर सकता है. अब है द कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज. अब क्या कंडीशंस है एक हिंदू मैरिज की. Neither party have the spouse living at the time of marriage. स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए जब है ना, जैसे कि ए और बी की मैरिज हो रही है
अगर ए का स्पाउस लिविंग है, जैसे कि सी के साथ वो था, लिविंग रिलेशन में था, तो फिर वो मैरिज नहीं हो सकती, फिर वो वॉइड मैरिज कहलाएगी। अ पर्सन और अ इंडिविजुअल, चाहे ए का हो या फिर बी का हो, स्पाउस लिविंग होगा तो वो मैरिज वॉइड कहलाएगी। अ पर्सन और इंडिविजुअल हु विलिंग टू डू मैरी मस्ट नॉट ऑलरेडी बी मैरिड, वही बताया था कि है ना, जो शादी करना चाहता है तो वो मैरिड नहीं होना चाहिए। दूसरा है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब कि वो सही होना चाहिए, कि जब मैरिज कर रहा है जिस टाइम वो सही होना चाहिए, मतलब कि सही हालत में होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। जैसे कि इफ अ स्पाउस इज अनसाउंड माइंड एंड और ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट मैरिज, दिस मैरिज इज़ वॉइडेबल according to the section 12 Hindu Marriage Act. This is unfit for marriage। मतलब कि उसे कंसर्न, मतलब कि उसे पता होना चाहिए कि मैरिज कर रहा है उस, नहीं तो फिर अगर उसे अनसाउंड माइंड होगा और उसे पता ही नहीं कि मैरिज हो रही है, तो फिर वो वॉइडेबल मैरिज होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दिस इज़ अनफिट, क्योंकि वो अनफिट है मैरिज के लिए, उसे पता ही नहीं है मैरिज का। अब है एज पार्टी, उनकी एज भी होनी चाहिए, कि वो जो मैरिज करें उनकी एज भी होनी चाहिए। दिस एक्ट प्लेस डाउन द कंडीशंस that at the time of marriage the bridegroom must have the complete the age of 21 and the bride of the age is 18। ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए और जो ब्राइडग्रूम है उसकी 21, लड़के की 21 और लड़की की 18 अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मैंने बताया था डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कजन सिस्टर्स मैरिज नहीं कर सकते अपने मतलब कि आपस में। सेक्शन 5 close tenses, no marriage is valid if it means between the person related to each other within the prohibition degree unless such marriage is sanctioned by custom usage governed both the parties। अगर कोई कस्टम मतलब कि उनके कोई रिलीजन में कस्टम है या फिर ऐसा कोई कस्टम है, तब तो ठीक है, तब तो हाँ प्रोविज़न है कि हाँ मतलब कि प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि कर सकते हैं वो मैरिज। अगर ऐसा कोई कस्टम नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, तो फिर वो मैरिज वॉइड होगी अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 10 कजन्स आपस में मैरिज नहीं कर सकते। बियॉन्ड स्पिंडर रिलेशनशिप, मैंने कहा था स्पिंडर रिलेशनशिप क्या होता है, ब्लड रिलेशनशिप, अपने ही फैमिली में शादी करना, वो होता है स्पिंडर रिलेशनशिप। स्पिंडर मीन्स ऑफ अ पर्सन connected by the same blood relation। Section 5 clause 5 of the act itself provide that the parties to marry should not be spinda to each other unless the custom usage governing each of them permit of the marriage between them to them। मतलब कि अगर इसका मतलब स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होता है कि है ना, कि ब्लड रिलेशनशिप, अपनी फैमिली में मैरिज करना, वो मैरिज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। क्यों नहीं कर सकते? अगर उसमें प्रोवाइडेड ये है कि अगर उनका कस्टम और ट्रेडिशन कह रहा है कि वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग। अब है मोनोगमी। मोनोगमी क्या होता है? नाइदर पार्टी हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो फर्स्ट पॉइंट बताया था कि दो मोनोगमी होता है, दो पर्सनस की है ना, कि वो नाइदर हैव स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम पे कोई दोनों पार्टी में से किसी का भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। मोनोगमी इज अ वॉलेंट्री यूनियन फॉर द लाइफ एट वन मैन विद वन वुमेन टू एक्सक्लूशन ऑफ अदर्स। मतलब कि एक मैन है, एक वुमेन से ही शादी करेगा एक्सक्लूसिवली, कोई इसको स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए उसके अलावा। अब है मेंटल कैपेसिटी, जो मैंने बताया था अनसाउंड ऑफ माइंड, वही है मेंटल कैपेसिटी उसकी ठीक होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, तभी मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज वो वर्ल्ड मैरिज मानी जाएगी। मैरिज इज़ ब्लेस्ड, अ साउंड माइंड इज़ अ की टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। Section 5 clause 2 state that for a Hindu marriage act neither party must be suffering from unsound of mind, mental disorder and insanity। मतलब कि वो जब जिसके साथ मैरिज हो रही है, जो दोनों पार्टीज में से कोई भी ए और बी के बीच में शादी हो रही है, तो दोनों पार्टीज अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, उनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए, वो मतलब कि कंसर्न होनी चाहिए, उनके बीच में कंसर्न हुई वो एकदम ठीक होनी चाहिए, तभी एक मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज वो मैरिज हैप्पी मैरिज नहीं होगी,
क्योंकि एक हैप्पी मैरिज के लिए एक दोनों को अ साउंड माइंड इज़ अ की टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ तभी बनेगी, एक साउंड माइंड होगा। दोनों अगर पर्सन साउंड माइंड होंगे तो भी एक मैरिज हैप्पी लाइफ मानी जाएगी। ये थे हमारे कुछ कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज एक्ट। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल लोएस हब, like, share. Thank you for watching my video. Thank you.